हेलो बच्चों। आज आर्टिकल एनालिसिस के क्रम में हमने जो आर्टिकल चुना है वो है भविष्य में रोजगार को लेकर किस तरह का संकट पैदा होने वाला है, या फिर हमें वर्तमान में खुद को किस तरह से ढालना है कि भविष्य में जो रोजगार को लेकर के संकट पैदा होने वाला हो वो ना हो। इसी क्रम में यह आर्टिकल बात करता है वर्क इन द मशीन एज, क्योंकि हम एक मॉडर्न एरा में आ चुके हैं। ऐसे में हमारे आसपास जो भी अधिकांश काम हो रहे हैं या मैक्सिमम काम जो भी हो रहे हैं वो मशीन से ही हो रहे हैं। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि आपका वर्क कल्चर मशीन एज में कैसा होने वाला है, साथ ही अगले 30 सालों में या 40 या 50 सालों में किस तरह का डेवलपमेंटल फेज होगा, जिसके लिए हमें अभी से कोप अप करना होगा और उसी तरह के मैकेनिज्म के हिसाब से खुद को ढालना होगा। क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और ऐसे में अगर युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय हो या जीडीपी हो या नेशनल इनकम हो, सब इम्पैक्ट होगा। इसीलिए कहा है इसमें टू हेल्प एवरी स्टूडेंट शेप देयर पाथ, स्कूल्स एंड कॉलेजेस नीड टू कल्टिवेट टेक एंड डेटा लिटरेसी। मतलब हर बच्चा जो अभी से स्कूल और कॉलेज में जा रहा है उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर इस तरह का रास्ता तैयार किया जाए जो हमें भविष्य में आधुनिक तकनीकी के साथ सामंजस्य बनाते हुए अधिक से अधिक रोजगार के लिए प्रेरित करे, तो हमारे जो आने वाला कल है या जो हमारा भविष्य है वो बेहतर होगा। इसी क्रम में लिखा है इंडिया इज फेसिंग अ मल्टी डायमेंशनल एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। वर्तमान में जो भारत है वो लगातार बेरोजगारी की समस्या से, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहा है। एक समस्या तो वो है जो विजिबल है, दूसरी समस्या वो है जो इनविजिबल है। ऐसे में लगभग 80% एम्प्लॉय 80% यूथ ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है और इसके बावजूद उसके पास प्रॉपर हायर या सेकेंडरी एजुकेशन है। कहने का मतलब जो देश का 80% जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उसके पास अच्छी खासी डिग्री और शिक्षा दोनों है। तो ये नहीं कह सकते कि शिक्षा प्राप्त ना करने की वजह से बेरोजगार है कोई। शिक्षा इन लोगों के पास है लेकिन शिक्षा होने के बावजूद उचित रोजगार उपलब्ध नहीं है। हर 3 में से एक भारतीय जो कि युवा है इस समय वो ना तो किसी तरह के काम में है और ना ही किसी तरह की लर्निंग में। मतलब हर 3 में से एक व्यक्ति इस समय जो कि पढ़ा लिखा है वो ना ही कोई काम कर रहा है और ना ही कुछ सीख रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि युवा इस समय कहाँ पर है। इस समय साथ ही यहाँ पर लिखा है कि इंडिया को कम से कम 2030 तक 90 मिलियन से ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट करने होंगे, वो भी उस फील्ड में जो अब तक एग्जिस्ट नहीं करती। कहने का मतलब है कि टेक और मशीन से अगर आपको सामंजस्य बिठाना है तो जो भी आपके परंपरागत रोजगार हैं उनसे हटकर आपको ऐसे 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने होंगे जो कि अब तक एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर विजन होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली जॉब को क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है। और ये जो इनविजिबल क्राइसिस है ये और ज़्यादा गहराई तक यहाँ पर पाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो नेचर ऑफ वर्क है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। कहने का मतलब हर काम को करने की एक प्रवृत्ति होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया जाए अगर खेती की बात की जाए तो खेती में अगर आपने कोई भी फसल बोई तो पहले सारे काम हाथों से होते थे, लेकिन धीरे धीरे परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको पीछे छोड़ते हुए एग्रीकल्चर में इनपुट अलग अलग तरह के यूज होने लग गए जिससे कि आउटपुट ज़्यादा हो। अब अगर जो काम एक लेबर करता था कई दिनों में, वही काम एक मशीन से रिप्लेस होने पे वो काम कुछ घंटों में पूरा हो गया।
कहने का मतलब एक लेबर जो काम कई हफ्तों या महीनों तक कर रहा था, अगर उसी को हमने मशीन से रिप्लेस किया तो उस मशीन ने कुछ ही घंटों के भीतर उस काम को करके दे दिया। फिर वो चाहे आपका ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो या किसी भी तरह की मशीन हो, तो चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड हो या फिर आपका टेक फील्ड हो, किसी भी फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हुई। अगर बात किया जाए तो आपके आसपास पहले कुछ टाइम पहले तक रिचार्ज की दुकान हुआ करती थी। लोग खुरचने वाला रिचार्ज लेके आते थे, अपने घर पर लाते थे और उसको स्क्रैच करके उसे अपने नंबर पे डाल के टॉप अप करते थे या रिचार्ज करते थे। धीरे धीरे वो दुकानें खत्म होने लगी क्योंकि जो रिचार्ज के ऑप्शन थे खत्म हो गए। लोग मोबाइल खरीदने के लिए दुकानों में जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी चीजें खत्म होने लग गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑनलाइन कॉमर्स वेबसाइट्स अवेलेबल हो गई। उन वेबसाइट्स के अवेलेबल होने के कारण लोगों ने दुकान पर जाकर परचेज करने की बजाय ऑनलाइन बैठे बिठाए घर पर डोर स्टेप डिलीवरी होने लगी, कैश ऑन डिलीवरी होने लग गई, तो लोग अपने घर पर ही मंगाने लग गए। तो कहने का मतलब अगर टेक की बात की जाए तो पिछले 10-15 सालों में अपने आसपास की हर एक चीज को ऑब्जर्व करिए, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो आपके आसपास शॉपिंग की हो या मार्केट की हो, मॉल की हो, अपार्टमेंट कल्चर की हो, हर एक चीज में चेंज आया है और टेक ने एक अच्छा खासा रोल निभाया है, जिसकी वजह से काफी लोगों का रोजगार गया है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी आपका रोजगार है वो कैसे बदलेगा या वो क्या रूप लेगा, उसको समझने के लिए आपको वर्तमान में टेक की प्रॉपर समझ होनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मोबाइल की दुकान खोली होगी उसे ये नहीं पता होगा कि अगले 5 या 10 साल में ई कॉमर्स कंपनीज इस मार्केट को कैप्चर कर लेंगी। धीरे धीरे अगर राशन और पानी जो कि लोग सामान्यतया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दुकान से ही लेकर आते हैं, उनकी जगह भी अब डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फील्ड है, जो भी एग्जिस्टिंग फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं या जिसमें भी रोजगार उपलब्ध है, उन फील्ड्स में भविष्य में क्या चेंज होने वाला है उसको लेकर एक समझ बनाने की जरूरत है। साथ ही ये समझा जाए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका नेचर ऑफ वर्क पर कैसे असर पड़ेगा, जिससे हम अपने आसपास के हर एक काम को समझें और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हम ला पाएं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑटोमेशन हो गया और डेटा ड्रिवन सिस्टम्स हो गया, जिसने इंडस्ट्री को काफी तेजी से बदला है। अगर अगर किसी कंपनी में जो काम पहले 5 एम्प्लॉइज बनाते थे, चाहे वो किसी तरह का कंटेंट बनाना हो या किसी तरह का एनालिसिस करना हो, तो वो सारे काम धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने लग गए। कहने का मतलब अगर आज कोई व्यक्ति इस आर्टिकल को एनालाइज कर रहा है, वर्तमान में एआई इतना तो आगे नहीं गया है, सक्षम नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा भी होगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलेंगे कि ये आर्टिकल मुझे लो और मुझे 10 या 15 मिनट के एक वीडियो में इस पूरे आर्टिकल को एनालाइज करके समझा दो और मेरी रीजनल लैंग्वेज में समझा दो। कहने का मतलब जो भी वीडियो अभी बन रहा है वो किसी एक भाषा पे बन रहा है, लेकिन आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप हो जाएगा कि अगर आप उसको कहेंगे मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, गुजराती में, किसी भी भाषा में कहेंगे तो वो इस आर्टिकल को एनालाइज करके वीडियो बना के आपको दे देगा। तो हम उस दिशा की ओर अग्रसर हैं। और अगर ऐसा होगा तो टीचर्स का रोल क्या होगा और आपके आसपास जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं उनमें क्या चेंजेस आएंगे, तो हर एक चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। ठीक उसी तरह यहाँ पर बात किया है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम रिप्लेस कर पाएंगे। साथ ही साथ जो भी वर्कर है वो किसी भी सेक्टर में हो या उसका स्किल लेवल कुछ भी हो, हमें ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना होगा कि क्या फ्यूचर में अगले 30 ईयर्स में वो रिप्लेसेबल होगा। वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, और उसके पास किसी भी तरह के स्किल्स हों, चाहे स्पीकिंग स्किल्स हो, राइटिंग स्किल्स हो, कम्युनिकेशन के स्किल्स हो, मीडिया टेक के स्किल्स हो, किसी भी तरह के स्किल्स हैं या किसी भी सेक्टर में वो काम कर रहा है, हर चीज को लेकर हमें क्वेश्चन करना होगा और ये पूछना होगा कि क्या ये भविष्य में रिप्लेस हो सकता है, और अगर ये रिप्लेस हो सकता है तो इसके लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या है। साथ ही
जैसे हम हिस्टोरिकली बात करें, जिसे हम वेव्स ऑफ इनोवेशन कहते हैं, जिस समय लगातार नवाचार हो रहा था, नए तरह के प्रयोग हो रहे थे, नए आविष्कार हो रहे थे, तो जब स्टीम इंजन्स और असेंबली लाइंस आया तो इसने बेसिकली जिसे डिसरप्ट किया, मान लीजिए जैसे स्टीम इंजन आया या रेलवे में कोई विकास हुआ, तो रेलवे में विकास होने की वजह से जो लो स्किल लेबर था, जो कि ब्लू कॉलर था, उसे रिप्लेस किया गया। तब लोगों को लगा कि केवल जो निचले तबके के लोग हैं, जो लो स्किल लेबर है, जिनके पास स्किल्स बहुत कम है और उनका अधिकांश काम अपने श्रम पर, अपनी मेहनत पर होता है, तो केवल वही लोग रिप्लेस होंगे। लेकिन शुरुआती दौर के बाद धीरे धीरे जब डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ, तो लोगों ने ये पाया कि जो व्हाइट कॉलर रोल्स थे, जो अपर सरफेस पे बैठे लोग थे, जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे थे, उनके काम को भी धीरे धीरे इम्पैक्ट करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब साइंस टेक इनोवेशन के दौर पे आया, तो उसने केवल ब्लू कॉलर लेबर को ही प्रभावित किया। लेकिन समय के साथ जब डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, जब एआई जैसी चीजें काम में आ रही हैं, तो व्हाइट कॉलर जॉब भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर एक साइंटिस्ट बैठ के R&D कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो काम आज एआई भी करने में सक्षम है। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से बहुत तरह के एनालिसिस, जो कई वैज्ञानिकों का समूह बैठ के करता, वो हम एक क्लिक में आज भी कर सकते हैं। अगर हमें अंटार्कटिका का मौसम जानना हो या पिछले कई सालों का हमें डिटेल एनालिसिस करना हो, वो सब कुछ अब डिजिटल माध्यम से पॉसिबल है। तो यहाँ पर यही दिया है कि धीरे धीरे जो साइंस टेक है, डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद उसने व्हाइट कॉलर जॉब को भी प्रभावित कर दिया है। साथ ही जो एआई का एरा है, वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसने न केवल लो वेज वर्कर्स को प्रभावित किया, इसने हाई इनकम ग्रुप के लोगों को भी एक साथ टारगेट किया। चाहे उसमें कोई आर्किटेक्ट हो, कोई प्रोग्रामर हो, कोई डिजाइनर हो या फिर कोई आर्टिस्ट हो। कहने की जरूरत नहीं है, अभी एक घिबली स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ था और सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग चल रहा था कि हर आदमी घिबली आर्ट में अपनी फोटो बना के डाल रहा था। बेसिकली घिबली आर्ट ये था कि अपनी फोटो आप उसको देंगे और वो उसे कार्टून फॉर्मेट में बनाकर दे देगा। अब इससे भी कुछ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स इसकी वजह से सामने आए थे कि भविष्य में हो सकता है ये डेटा ब्रीच हो या आपका डेटा चुरा ले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी आर्किटेक्ट के पास पहले जाकर अपना नक्शा बनवाना था, अगर आप एआई को प्रॉपर इनपुट दे देंगे कि मेरा इतने बाई इतना का घर है, मैं ऐसी डिजाइनिंग चाहता हूं, तो वो मल्टीपल डिजाइन बनाकर दे देगा। तो ऐसे में ये क्वेश्चन फिर से उठता है कि जो हाई स्किल लेबर वाले लोग हैं, वो लोग किस हद तक इस एआई से प्रभावित हुए हैं। साथ ही इसने हाईली क्रिएटिव और एनालिटिकल प्रोफेशंस को भी चेंज किया है या फिर कहें रीशेप किया है। हाल में ही जितने भी एआई हैं जो आपके मोबाइल पे हैं, अगर आप चाहें तो उससे किसी भी तरह का कमांड देके कोई भी फोटो बनवा सकते हैं। कहने का मतलब कल तक या आज से पहले तक हम निर्भर थे कि किसी भी नई तरह की कृति या नई तरह का आर्ट देखने के लिए कि कोई आर्टिस्ट उसको हमको बनाकर देगा, तब हम उसे देख सकते थे कि भाई ये आर्टिस्ट हैं, इन्होंने एक नया क्रिएशन हमको दिया है और हम उसको देखते थे। लेकिन एआई आने की वजह से वो मल्टीपल डायमेंशन से चीजों को उठाकर कोलैबोरेट कर कर और उसमें कुछ नया बनाकर हमको देने में सक्षम है। तो कहने का मतलब एआई के पास क्रिएटिव पावर भी है, जो कि पहले नहीं था। अब इससे सवाल ये उठता है कि हर एक इंडिविजुअल क्या केपेबल है इस तरह के इवैल्यूएशन के लिए, या हर मतलब अगर एआई आता है, आता क्या आ चुका है, एआई की वजह से क्या हर इंडिविजुअल उतनी तेजी से खुद को बदलने में सक्षम है। साथ ही जो लो स्किल के लेबर था वो लो रिप्लेसिबिलिटी जॉब्स में कन्वर्ट हो गया और सेफ है, लेकिन जो हाई स्किल वाले जॉब थे वो हाई रिप्लेसिबिलिटी में आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाई स्किल्स के लोगों को रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये समझना होगा कि भविष्य में ऐसे कौन से स्किल्स सीखे जाएं जिससे कि हम खुद को मार्केट में सस्टेन कर पाएं।
साथ ही एआई का रोल किस तरह से परिवर्तित होगा, जिससे कि हमारा जो भविष्य का काम है वो भी धीरे धीरे परिवर्तन में आएगा। साथ ही हमें ये देखना होगा कि जो फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो हमको जनरेट करना होगा। फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज से मतलब ये है कि जो भी हमारे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं, वहां पर आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम पहले के हिसाब से ही चलते रहेंगे तो भविष्य में हम कोप अप नहीं कर पाएंगे और ज्यादा संभावना है कि हम पीछे रह जाएंगे। ऐसे में हमें फाउंडेशनल लेवल पे पहली चीज है, लोगों को डिजिटल लिटरेसी देना होगा और डेटा एनालिटिक्स से वाकिफ कराना होगा। अभी भी लोग कंप्यूटर क्लास 6 से पढ़ते हैं और हर जगह प्रॉपर लेवल पे डिजिटल लिटरेसी नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की तरफ काम करना होगा और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं और जो उनका काम करने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, उसे क्वेश्चन करना होगा और उसे चेंजेस लाते हुए इस ढंग से बनाना होगा कि जहां पर शिक्षा कुशलता या कौशल आधारित हो, जिससे लोग भविष्य में कोप अप कर पाए। साथ ही ये देखना होगा कि जो टेक्नोलॉजी लिटरेसी है वो हर इंडिविजुअल को ये सिखा पाए कि मशीन्स को ऑपरेट कैसे करना है और जो भी डिजिटल आपके आसपास मशीनरी है उससे कैसे डील किया जाता है, डिजिटल सिस्टम फंक्शन को कैसे समझना है और ऑटोमेशन टूल्स को हम समझ पाए जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कहने का मतलब जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ने के अलावा हमें ये समझ हो कि वर्तमान में इंडस्ट्रीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, भविष्य में किस तरह के चेंजेस की हमें ज़रूरत है और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम खुद की एडॉप्टेबिलिटी ला पाएँ और खुद को परिवर्तित कर पाएँ। साथ ही जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि डे बाई डे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को, वो कैसे शेप हो कि हम फ्यूचर की तरफ ये समझ पाए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हमको मिले। साथ ही स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह हमें एआई को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब अगर एक इंजीनियर है तो उस इंजीनियर के द्वारा एआई का सबसे बेस्ट यूज क्या किया जा सकता है। अगर उसे एक पुल ही बनाना है या किसी तरह की मशीनरी डेवलप करनी है तो उस मशीनरी को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या होगा। साथ ही वो इतना केपेबल हो कि मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाए, चाहे फिर वो आपका आर्टिस्ट हो, एजुकेटर हो, पॉलिसी मेकर हो, साइंटिस्ट हो, फ्रंट लाइन वर्कर हो, धीरे धीरे हमें सबको ये सिखाना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एडॉप्टेबिलिटी रखना है। कहने का मतलब अब लीगल फील्ड में भी धीरे धीरे साइबर क्राइम के बढ़ने से साइबर थाने बनने लगे हैं। पहले एक परंपरागत थाना होता था जहां पर लोग किसी भी तरह के क्राइम को रिपोर्ट करते थे, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में चेंज आने की वजह से, डिजिटल क्राइम होने की वजह से डिजिटल थाने बनने लगे और लोग साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने लगे। तो कहने का मतलब है ये पुलिसिंग में चेंज हुआ, ठीक इसी तरह एजुकेटर्स को भी चेंज होना होगा। अगर एआई आया है तो अपनी एजुकेशन को कैसे बेटर वे में हम रिप्रेजेंट कर पाएं और बच्चों को टाइमली कैसे टारगेटेड वे में कंटेंट की डिलीवरी दे पाएं, ये समझना होगा। फिर चाहे वो साइंटिस्ट हो या पॉलिसी मेकर्स हो। पॉलिसी मेकर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे चेंज डिफरेंट फील्ड्स में आएगा, अगर वो उसके साथ कोप अप करते हुए पॉलिसीज बनाते हैं तो जो भी सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है गवर्नेंस का वो अपने ऑप्टिमम पे रहेगा। साथ ही प्रोफेसर समझा रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि फ्यूचर के लिए 3 तरह के पिलर्स की बात किया है जिसके माध्यम से हम भविष्य के साथ कोप अप कर पाएंगे और अपने रोजगार को बढ़ा पाएंगे। उस 3 पिलर में पहला है कि हमारे पास टेक्निकल एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मशीन कैसे काम करती है और हमें मशीनों के साथ कैसे काम करना है। सिर्फ मशीन कैसे काम करती है ये सीखने से काम नहीं चलेगा, हमें ये सीखना होगा कि मशीन से बेटर प्रोडक्टिविटी हम कैसे निकाल पाएं।
कहने का मतलब किसी एक काम को करने में अगर हमें घंटों का समय लग रहा था और अगर हमें ये पता है कि मशीन के माध्यम से हम उसे कुछ मिनटों में पूरा कर लेंगे, तो हम उस चीज का इस्तेमाल करें जिससे हमारा टाइम बचेगा। साथ ही दिया है कि हमें धीरे धीरे डेटा डिसिप्लिन समझना होगा, जो हमारी रीडिंग की जो क्षमता है उसके आधार पर चीज़ों को एनालाइज करने का प्रॉपर तरीका हम जनरेट कर पाएँ। कहने का मतलब है कि प्रॉपर डेटा हमारे पास हो, उस डेटा को एनालाइज करके हम समझ पाएँ कि किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं या किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है। साथ ही एक तरह के ह्यूमन डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जो कि मशीन्स कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। कहने का मतलब है अभी भी मशीन्स ह्यूमन इमोशंस पे एक्ट नहीं कर सकती। मानवीय संवेदनाएं या करुणा या दया, ये जो एम्पैथी है, वो मशीन्स के पास अवेलेबल नहीं है और ये इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। मशीन हमेशा काम करती है, चाहे वो एआई हो या रोबोटिक्स हो या नैनोटेक हो, कुछ भी हो, वो हमेशा आपके दिए हुए मतलब इंसानों के द्वारा दिए गए कमांड या इनपुट के आधार पर ही काम करती है। इसीलिए जो हमारा सबसे बड़ा जो एक स्किल है वो है एम्पैथी, क्रिएटिविटी और कल्चरल एजिलिटी, क्योंकि कभी भी एआई किसी भी कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को नहीं चेंज करती है। अगर आप कहेंगे व्हाट इज फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ विमेन या विमेन के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, तो डेटा आपकी कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं करेगा, बल्कि जिस कंट्री का वो है या जिसके द्वारा वो बनाया है या जिस कंपनी के द्वारा वो ओन किया जा रहा है और उसमें जिस तरह का डेटा फीड है, वो उसी तरह की डेफिनेशन रटी रटाई आपको देगा। तीसरा जो हिस्सा है वो ह्यूमन स्किल्स का है और वो हमेशा से मशीन से इंसानों को यूनिक बनाता है। साथ ही हमें ये देखना होगा कि सर्टिफिकेशन कोर्स के माध्यम से हम ऐसे स्किल्स को बच्चों तक पहुंचा पाएं या यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा पाएं, जिससे शॉर्ट टर्म में वो ऐसे स्किल्स गेन कर पाएं और समझ पाएं कि कैसे भविष्य में होने वाले परिवर्तन के साथ कोप अप उनको करना है। साथ ही अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के माध्यम से भी हमें ये समझाना चाहिए, हमें इस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स लेके आना चाहिए, जिससे बच्चे भविष्य में होने वाले परिवर्तन से कोप अप कर सकें। और ये देखना है कि ये एआई सिर्फ साइंस तक सीमित ना रहे, इसे हम लिबरल आर्ट्स में, पेंटिंग में, डिफरेंट फील्ड्स में, ह्यूमैनिटीज में डाल के अप्लाई करके देखें बिजनेस में कि क्या हमारा रिएक्शन आता है। साथ ही जैसे पॉलिटिकल साइंस में अभी मैंने बताया था, अगर पॉलिटिकल साइंस में आप एआई को अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से आपकी पॉलिसी मेकिंग चेंज हो जाएगी। एआई के आने से अभी वही बात मैंने कहा था कि जैसे साइबर थाने अब खुल गए, ये जो पॉलिसी मेकिंग में चेंज हुआ कैसे हुआ, क्योंकि पता था कि भविष्योन्मुखी रूप से या भविष्य में होने वाले जो भी अपराध हैं अब वो डिजिटल माध्यम से होंगे, इसीलिए ये परिवर्तन लाया गया। तो कहने का मतलब है पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी एआई का यूज किया जाए, ज्योग्राफी में भी एआई का यूज हो, जिससे पता चले कि भविष्य में प्लेट टेक्टोनिक किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कहाँ पर ट्रेंचेस हैं। वही बात आ गई जो यहाँ पे कहा था सेकेंड नंबर पे, क्या कहा था कि डेटा के माध्यम से हमको कोई भी चीज पता चलेगी। तो अगर आपको ज्योग्राफी का कोई फ्यूचरिस्टिक विजन चाहिए तो प्रेजेंट टाइम का डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर वो डेटा होगा तो आप होने वाले चेंजेस को समझ पाएंगे। साथ ही ये देखना होगा कि जो भी चीजें हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के तौर पर आए और हम उस हिसाब से देख पाए कि भविष्य में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमें डेटा लिटरेसी को स्कूल और कॉलेजेस तक ले जाना होगा, एजुकेटर्स को ट्रेन करना होगा कि वो एजुकेटर्स ना होकर फैसिलिटेटर्स हों। कहने का मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो तरीका है वो है कि एक टीचर आया, आपको लेक्चर दिया और चला गया। तो ये कंटेंट डिलीवरी वाले प्रोसेस की बजाय एजुकेटर एक फैसिलिटेटर के तौर पे हो, जो आपको समझा पाए कि आपको कैसे उस कंटेंट से डेटा निकालना है और उसको एनालाइज करना है। द फ्यूचर ऑफ वर्क इज अनसर्टेन बट
इज नॉट आउट ऑफ आवर कंट्रोल। यही बात कही है कि जो फ्यूचर है वो काफ़ी अनसर्टेन होने वाला है, क्योंकि एआई के आने के बाद से डिफरेंट फील्ड्स में क्या परिवर्तन होगा इसे पूरी तरह से एज्यूम नहीं किया जा सकता, या पहले से ही पता नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, लेकिन अगर हम वेल प्रिपेयर रहेंगे तो ये हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। एआई हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी और अपने लिए रोजगार को सुरक्षित करना होगा, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे।